नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के पाठ 3 नियोजित विकास की राजनीति के बारे में। हम केवल वही प्रश्न करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, नियोजित विकास किसे कहते हैं। नियोजित विकास का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा विकास जिसे निश्चित योजना के साथ स्थापित किया जाए। नियोजित विकास शब्द दो शब्दों से बना है, नियोजित और विकास। नियोजित का अर्थ है निश्चित योजना और विकास का अर्थ है जीवन शैली, समृद्धि, कार्यशैली, इन सब में सकारात्मक परिवर्तन। तो देश में राजनेताओं के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा एक ऐसी योजना तैयार करना जिससे गरीबी मिटाई जा सके, भूखमरी को दूर किया जा सके और देश में विलासिताओं और विकास की स्थापना हो सके और हमारा जीवन अत्याधुनिक बन सके, इसको ही नियोजित विकास कहा जाता है। यानी किसी देश के संपूर्ण संसाधनों को इस प्रकार से स्थापित करना ताकि सभी लोगों को सामाजिक कल्याण प्राप्त हो, समस्याओं को दूर किया जा सके, सभी को रोजगार प्राप्त हो और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो। इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही नियोजित विकास के अंतर्गत रखा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मूल निवासी या आदिवासियों से आप क्या समझते हैं। मूल निवासी, आदिवासी, जंगली, गिरवासी, शेड्यूल्ड ट्राइब, इन सब का एक ही मतलब होता है, यानी कि वे सभी मानवीय समूह जो पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय से किसी नदी घाटी, समुद्र, पठार, पहाड़ या ऐसे प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं जहां पर वो अपना सारा का सारा जीवन प्रकृति के माध्यम से जीवन यापन करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय है पशुपालन करना, कृषि करना, संग्रहण करना, शिकार करना। इनका जीवन सामान्य समाज से कटा होता है और ये अपनी सभी सामाजिक आर्थिक क्रियाएं अपने कबीले के अंदर ही करते हैं। तो ऐसा मानवीय समूह मूल निवासी कहलाता है, आदिवासी कहलाता है, जंगली कहलाता है और इसको ही अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है परिजमा आवरण, यानी कि पृथ्वी पर प्रकृति का आवरण पर्यावरण कहलाता है। इसे अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते हैं। हमारे पर्यावरण के सभी जैविक और अजैविक तत्व मिलकर जीवन की स्थापना करते हैं। जैविक का अर्थ है वनस्पति, पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षी, कीट पतंगे और अजैविक का अर्थ है पहाड़, नदियां, पत्थर, मिट्टी, नदी घाटियां। कुल मिलाकर इन सभी के मिलने से जो अंतक्रियाएं होती हैं उनसे हमारे पर्यावरण का निर्माण होता है और जीवन को गति प्राप्त होती है, पर्यावरण कहलाता है। हमारी पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जगत और संपूर्ण वनस्पति जगत और संपूर्ण अजैविक जगत के माध्यम से एक पर्यावरण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ये बड़ा सामान्य प्रश्न है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है प्रकृति का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। पिछले 100-200 सालों में मानवीय आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, कल कारखानों का विकास हुआ है, बड़ी मात्रा में मानव बस्तियां बनी हैं, जंगलों को साफ किया जा रहा है, बड़ी मात्रा में गर्म गैसें जैसे कार्बन क्लोरोफ्लोरो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इन गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। घरों से, फैक्ट्रियों से और दूसरे कल कारखानों से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। कुल मिलाकर एक ऐसा वातावरण हमने बना दिया है जिसमें जंगलों की कटाई हो रही है, नदियां दूषित हो गई हैं, गर्म गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। तो इनके माध्यम से प्रकृति में जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है, प्रकृति की दशा जो खराब हो रही है, इसको ही प्रकृति या पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाना। प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पॉली प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण आदि।
हमारा अगला प्रश्न है वामपंथ और दक्षिण पंथ में क्या अंतर है। वामपंथ और दक्षिण पंथ में क्या अंतर है। वामपंथ का अर्थ है वे सभी लोग जिनकी विचारधारा है कि गरीबों, मजदूरों, किसानों अर्थात समाज के पिछड़े और सीमांतिक वर्ग के लिए कार्य किया जाए, उन्हें सबको रोजगार प्राप्त हो, उन सबको सामाजिक कल्याण प्राप्त हो, समाज में रहने वाले सभी लोगों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य की पूर्ति हो और जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं उनका लाभ समाज के सबसे गरीब वर्ग तक पहुंचना चाहिए। ऐसी विचारधारा के लोगों को वामपंथी कहा जाता है। और ठीक इसके विपरीत वे सभी लोग, वे सभी विद्वान जिनका मानना है कि धन से और अधिक धन कमाया जाए, जिनका मानना है कि अधिक से अधिक कल कारखानों की स्थापना हो और पूंजीवादी व्यक्ति अधिक से अधिक पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सके, इन्हें दक्षिणपंथी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी विचारधारा जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना होता है उसे हम दक्षिणपंथी के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। सामाजिक न्याय क्या होता है। एक समाज बहुत ही अलग अलग वर्गों में विभाजित है। इसमें अमीर वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, अति गरीब वर्ग। तो समाज में जो भी सरकार स्थापित हुई है, जिसे चुनकर लाया गया है, उसका प्रथम उद्देश्य है कि वो समाज के हर वर्ग के लिए भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और उन सभी चीजों की स्थापना करे जिसमें सभी लोग अधिक से अधिक चीजों को प्राप्त कर सकें, अपनी चीजों की स्थापना कर सकें, गरीबी को कम किया जा सके, सभी को भोजन की प्राप्ति हो। सामाजिक कल्याण शब्द इस बात पर बल देता है कि समाज में सभी वर्गों का कल्याण हो, विशेष रूप से वे वर्ग जो बहुत पिछड़े हुए हैं, सीमांतिक हैं, दलित हैं, विकलांग हैं, महिलाएं हैं, गरीब मजदूर, गरीब किसान, उन सभी को मुख्य धारा में जोड़ा जाए और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं, जो भी लक्ष्य, जो भी कार्यक्रम बनाए जाएं, उन कार्यक्रमों से समाज के गरीब वर्गों को विशेष रूप से लाभ हो। इस विचारधारा को ही सामाजिक कल्याण की विचारधारा कहा जाता है। इसको ही सोशल वेलफेयर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। आधुनिकीकरण शब्द का अर्थ है आधुनिक बनना। हम आज विज्ञान के युग में हैं। विज्ञान में लगातार नए नए तकनीकों, नई नई औद्योगिकों और नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास हो रहा है, जिससे हमारा जीवन सरल और बहुत ही आसान हो गया है। तो जीवन के अंदर नए आविष्कारों का इस तरह से प्रयोग करना कि हमारा जीवन सरल हो जाए, आधुनिकीकरण कहलाता है। जैसे नए किस्म के यातायात का प्रयोग करना, संचार विधियों का प्रयोग करना, मोबाइल, इंटरनेट, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सभी क्या है, ये सभी नई तकनीक के आविष्कार इन्होंने हमारे जीवन को अति आधुनिक बना दिया है। आज से सैकड़ों साल पहले हम लोग हाथों से काम किया करते थे, आज हमारा सारा काम हमारी मशीनें करती हैं। तो कुल मिलाकर जीवन शैली को सरल, विकसित बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना आधुनिकीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है आजादी के समय भारत के सामने विकास के कितने मॉडल थे। जब भारत आजाद हुआ, भारत के सामने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दो मॉडल थे। पहला मॉडल था पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था आपका समाजवादी मॉडल या साम्यवादी मॉडल। यानी कि हम पूंजीवादी गुट अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस की तरह पूंजीवाद को अपनाते और पूंजी पर बल देते, या दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम साम्यवादी रूस की तरह सब कुछ सरकार के नियंत्रण में कर देते। परंतु भारत ने ना तो पूंजीवादी मॉडल को अपनाया और ना ही साम्यवादी मॉडल को अपनाया। उसने एक मिश्रित मॉडल को अपनाया जिसमें कुछ क्षेत्र सरकार के अधीन थे, कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्र के अधीन थे और कुछ क्षेत्र में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे। इस विधि को भारत ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपनाया। इसको ही मिश्रित मॉडल या मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद शब्द दो शब्दों से बना है, राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का अर्थ है एक देश, एक राज्य, एक विशेष क्षेत्र, और वाद का अर्थ है विचारधारा।
एक ऐसी विचारधारा जो आपको अपने देश के प्रति तन मन धन से समर्पित करती है। आप अपने देश के लिए हर प्रकार से समर्पित हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सभी क्षेत्रों में देश की सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहते हैं। इसको ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई और राष्ट्रवाद के कई कारण थे। नंबर 1, अंग्रेजों का आना, केंद्रीय शासन की स्थापना, आर्थिक एकीकरण, समाज सुधार आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, नई शिक्षा प्रणाली और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि अब एक नए वर्ग का विकास हुआ, मध्यम वर्ग का। इन सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप भारत में एक नई विचारधारा विकसित हुई जिसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ है एक ऐसे जनमानस में विचारधारा को संप्रेषित करना जो अपने देश के प्रति ईमानदार हो, अपने देश के प्रति निष्ठावान हो और वो अपने देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए समर्पित हो। तो ऐसी विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है, राष्ट्रवादी विचारधारा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में नेशनलिज्म के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी से आप क्या समझते हैं? गरीबी को निर्धनता, पॉवर्टी और कई नामों से जाना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा मानवीय समूह जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें यानी कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा है। निर्धनता एक स्थिति है जो एक चक्र की तरह किसी देश या परिवार में स्थापित हो जाती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिसका जीवन संकट में है, जिसका जीवन अभाव में, उसे गरीब कहा जाएगा और उस स्थिति को गरीबी कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमीकरण किसे कहते हैं? पश्चिमीकरण का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी देशों की शैली को अपनाना। किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश में एक ऐसा प्रभाव कि वहां की आम जनता, वहां के युवा पश्चिम शैली यानी कि जीन्स पहनना, हिप हॉप गाने सुनना, मैकडी कल्चर अपनाना, फास्ट फूड खाना और खुद को पश्चिमी जैसा दिखाने का प्रयास करना पश्चिमीकरण कहलाता है। इसे अंग्रेजी में मैकडोनाल्डीकरण भी के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर जब एशिया यानी भारत या भारत के आसपास के पड़ोसी देश पश्चिम देशों के विचारों के, उनकी जीवन शैली को अपनाकर उन जैसा दिखने का प्रयास करते हैं, उसे पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई ताकि भारत के संपूर्ण विकास के लिए योजनाओं की स्थापना की जा सके। इसमें एक प्रश्न होता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है और प्रारंभ में क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तो वही योजना आयोग के अध्यक्ष रहे और ठीक इसी तरह से जब जब प्रधानमंत्री बदलते रहे योजना आयोग के अध्यक्ष भी बदलते रहे, यानी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है, महामंदी से आप क्या समझते हैं? महामंदी शब्द का शाब्दिक अर्थ है बाजार में मंदी के दौर की स्थिति होना। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व चला। उसके पश्चात क्योंकि सारा युद्ध यूरोप में हुआ था, यूरोप में एक बहुत बड़ी मंदी आई जिसके फलस्वरूप वहां के उद्योग बंद हो गए, कल कारखानों पर ताला लग गया और बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हो गए। तो इस स्थिति को ही महामंदी के नाम से जाना जाता है। 1930 की मंदी को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी या महामंदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? भारत के 8 उद्योगपतियों ने 1944 में यानी कि आजादी से पहले एक बहुत बड़ी योजना बनाई। उस योजना का उद्देश्य था भारत का विकास या भारत की अर्थव्यवस्था को इस आधार पर गति दी जाए। तो उनके द्वारा बनाई गई इस योजना को ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं से आप क्या समझते हैं?
पंचवर्षीय योजना का शाब्दिक अर्थ है 5 साल के लिए बनाई गई योजना। भारत जब आजाद हुआ, भारत के सामने दो मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल और साम्यवादी मॉडल। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रूस के विकास से बहुत प्रभावित थे और रूस में पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ही विकास किया जा रहा था। उनकी ही देखा देखी हमारे देश में भी योजना आयोग की स्थापना हुई और पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। पंचवर्षीय योजनाओं का अर्थ है कि देश के संस्थान के द्वारा जो नियोजन संस्थान है वो 5 साल के लिए उद्देश्य और लक्ष्यों की स्थापना करेगा। उन लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों और धन का आवंटन किया जाएगा और 5 साल तक उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसको ही पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। अंग्रेजी से बोलते हैं 5 ईयर प्लान। क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लान। हमारा अगला प्रश्न है, बजट किसे कहते हैं? तो एक वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सरकार के द्वारा कुल प्राप्त की गई आय और कुल किए गए व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा कि कुल कितना पैसा किस क्षेत्र के लिए आवंटित करना है, कहां पर कितना पैसा खर्च होगा, कहां से कितनी आय प्राप्त होगी, इसका कुल जो ब्यौरा होता है उसको ही बजट के नाम से जाना जाता है। FYP की फुल फॉर्म क्या होती है? FY की फुल फॉर्म है 5 ईयर प्लान। हमारी जो एक स्थिति है वो ये कि 5 वर्ष की योजना इस बात पर बल देती है कि किस प्रकार से देश के विकास को लक्ष्य देना है और उसे प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसको ही पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकर्ता या प्लानर कौन थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्लानकर्ता कौन थे? पीसी महालनोबिस। हमारा अगला प्रश्न है, पीसी महालनोबिस कौन थे? पीसी महालनोबिस अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त एक वैज्ञानिक थे, अनुसंधानकर्ता थे, सांख्यिकी थे और बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के ये योजनाकार थे। इनका मानना था कि देश के विकास के लिए औद्योगिकरण सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना औद्योगिकरण के किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा परियोजना सतलुज नदी पर है और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है? वे सभी क्षेत्र, वे सभी उद्योग, वे सभी संस्थान जिनका प्रबंधन, जिनकी व्यवस्था, जिनका नियंत्रण पूरी तरह से सरकार के हाथ में होता है, उसे हम बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। इसके विपरीत वे सभी क्षेत्र जिनका स्वामित्व, जिनका प्रबंधन, जिनका नियंत्रण किसी एक निजी व्यक्ति, किसी एक कंपनी या किसी पूंजीवादी सेक्टर के हाथ में होता, उसे हम बोलते हैं निजी क्षेत्र। कुल मिलाकर जिसका नियंत्रण और जिसका संपूर्ण प्रबंधन सरकार के द्वारा किया जाए सरकारी क्षेत्र, और जिसका नियंत्रण कोई निजी व्यक्ति करे उसे निजी क्षेत्र कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य सबका सामाजिक कल्याण होता है और निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भारत जब आजाद हुआ, भारत में भूमि की विभिन्न समस्याएं थी। आजादी से पहले भारत में जमींदारी प्रथा थी और भूमि के विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। इसी आधार पर जब देश आजाद हुआ, सबसे पहले जरूरत देखी गई कि भूमि का सही प्रकार से विकास किया जाए। इसके तहत या इसके अंतर्गत कुछ कार्य किए गए, जैसे नंबर 1, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, मध्यस्थों की समाप्ति, चकबंदी की स्थापना करना ताकि छोटे और बिखरे खेतों को एक जगह प्रदान किया जा सके, नहरों का विकास, बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं का विकास, मंडियों की स्थापना करना, किसानों को अपनी अनाज या अपनी फसल का सही मुआवजा प्राप्त हो सके, और उसके अलावा संग्रहण व्यवस्था की स्थापना करना, बैंकों की स्थापना करना, यानी कि वे सभी चीजें जिससे किसान अपनी फसल को आसानी से पैदा कर सके,
उसे सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सके, उसे साख सुविधा प्राप्त हो सके, साथ ही साथ वो अपने फसल को, अपने भोजन को, अपने अनाज को आसानी से बेच सके। इन सभी व्यवस्थाओं को भूमि सुधार में रखा जाता है। भूमि सुधार का एकमात्र उद्देश्य था कि जो भी किसानों के बीच में मध्यस्थ हैं, उन मध्यस्थों को हटाकर भूमि को विकसित करना, खेती को आसान बनाना भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्य एक एजेंडा था, जितने भी जमींदार हैं उन सभी को हटा देना, मध्यस्थों को हटा देना और किसानों को, जो वास्तविक किसान हैं, उनको उनकी भूमि आवंटित की जाए। अगला प्रश्न है, एलपीजी और एलपीक्यू में क्या अंतर है? 1956 से लेकर 1990 तक भारत एलपीक्यू की नीति का पालन कर रहा था। एल का अर्थ है लाइसेंस, पी का अर्थ है परमिट, क्यू का अर्थ है कोटा। यानी कि निजी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति उत्पादन करना चाहता है तो उसे सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होगा, परमिट लेना होगा और उसे कोटे के अंदर ही उत्पादन करना होगा। इस प्रकार यह नीति एलपीयू कहलाती है। 1990 में जब भारत सरकार ने अपनी नीतियां चेंज की, 1990 में एलपीजी की नीति आई। एल का अर्थ है लिबर्टी, पी का अर्थ है प्राइवेटाइजेशन और जी का अर्थ है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस नीति के बाद भारत के द्वार पूरे विश्व के लिए खोल दिए गए ताकि भारत को एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाया जा सके। उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था को मुक्त बनाना, निजीकरण का अर्थ है वे उद्योग जो घाटे में चल रहे हैं, जिनका नियंत्रण भली भांति नहीं हो रहा है या जहां से लाभ प्राप्त हुए, उनको निजी क्षेत्रों में बेच देना या उनके शेयरों को आवंटित कर देना। और वैश्वीकरण का अर्थ है एक देश को विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक व्यापारिक रूप से जोड़ देना ताकि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ उसका मेलजोल हो सके। इसे वैश्वीकरण कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या था? हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेकर 56 तक शुरू होती है और इसका मुख्य लक्ष्य था गरीबी हटाना, भुखमरी को दूर करना, अनाज की उत्पादन पर बल देना। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, भारत में बहुत ज्यादा गरीबी थी, अनाज की कमी थी, तो इसका सबसे पहला एकमात्र लक्ष्य था भारत में भुखमरी को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना और अनाज के उत्पादन पर जोर देना। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के माध्यम से देश में संरचनात्मक उद्योगों को विकसित करना, इस्पात प्लांट की स्थापना करना, सीमेंट प्लांट की स्थापना करना, ताकि देश में औद्योगिक ढांचे को तैयार किया जा सके। क्योंकि किसी भी देश का विकास उद्योगों पर निर्भर करता है, उद्योगों के माध्यम से ही किसी देश के विकास को गति प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य वर्ग से आप क्या समझते हैं? मध्य वर्ग का शाब्दिक अर्थ है वह वर्ग जो ना बहुत ज्यादा अमीर होता है और जो ना बहुत ज्यादा गरीब होता है। मध्य वर्ग प्राय नौकरी पेशा होते हैं, इन्हें निश्चित आय प्राप्त होती है प्रति माह। तो आजादी के बाद जब संस्थानों में नौकरियां निकली, उद्योग स्थापित हुए, तो उसी बीच एक ऐसा वर्ग सामने आया जो ना खेती करता था, ना कोई दुकान करता था, बल्कि वह इन संस्थानों में नौकरी कर रहा था और नौकरी करने के बदले एक आय प्राप्त कर रहा था। इसका जीवन गरीब से ऊंचा था और अमीर से नीचा था। इसको ही मध्य वर्ग के नाम से जाना है। और मध्य वर्ग के अंदर भी 3 वर्ग हैं, उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। इस वर्ग को ही मध्य वर्ग कहा जाता है, जो अपने जीवन को एक तनख्वाह के माध्यम से, एक वेतन के माध्यम से स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, खाद्य संकट से आप क्या समझते हैं? खाद्य संकट क्या होता है? किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में जब अनाज, फसल, सब्जियां या खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाए, उनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाए और उनकी पूर्ति बहुत कम हो, तो इस स्थिति को खाद्य संकट कहा जाता है। और किसी भी देश में खाद्य संकट की स्थिति सबसे विकट होती है। 1960 का दशक भारत के लिए संकटमय क्यों कहलाता है? 1960 का दशक पूरे भारत के लिए एक संकटमय था। इसके विभिन्न कारण थे। नंबर 1, 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध से भारत को बड़ी हानि हुई थी।
नंबर 2, 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक तो युद्ध हार गए थे, दूसरा उन्होंने चीन पर बहुत ज्यादा विश्वास किया था और इस सदमे से वो बीमार रहने लगे और उनकी मौत हो गई, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु और भारत में इसी टाइम पर 3 बड़े अकाल पड़े। हम कह सकते हैं कि 1960 का दशक भारत के लिए बड़ा संकटमय था, जैसे 1962 का चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, उसके बाद भारत के 2 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, और उसके अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अकाल पड़ना, जिससे भारत में खाद्य संकट आ गया। इसीलिए 1960 का दशक भारत में संकट का दशक कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति शब्द 2 शब्दों से बना है, हरित और क्रांति। हरित का अर्थ है हरा, यानी कि हरियाली, फसलें, खाद्यान्न, और क्रांति का अर्थ है एकाएक बदलाव। भारत में 1960 का दशक बड़ा संकटमय था। भारत में अकाल पड़ रहे थे, खाद्य संकट आ गया था और इस संकट के फलस्वरूप हमने अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों से अनाज मंगाया था और वह अनाज भी बड़ी घटिया किस्म का था। तो भारत सरकार ने फैसला लिया कि वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। इस संदर्भ में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति की नींव रखी। उन्होंने कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए, जैसे नंबर 1, HYV बीजों का प्रयोग करना जिनकी गुणवत्ता किस्म ऊंची होती है। सिंचाई के साधनों को विकसित करना, कुओं का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना और उन क्षेत्रों में नहरों को पहुंचाना जहां पानी की उपलब्धता नहीं है। बहुफसलीय कार्यक्रम लगाना, यानी कि एक फसल नहीं, एक के साथ कई फसलों का उत्पादन करना। किसानों को शिक्षित करना, किसानों को साख सुविधा प्रदान करना, नए कृषि उपकरण यानी ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर इत्यादि का प्रयोग करना। उसके अलावा खाद, फर्टिलाइजर और दूसरे केमिकल्स का यूज करना। कुल मिलाकर हरित क्रांति के अंतर्गत कई बड़ी, जैसे कि अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग, सिंचाई साधनों को विकसित करना, साख की सुविधा प्रदान करना, किसानों को शिक्षित करना और अच्छे किस्म के उपकरणों का प्रयोग। इन सब के फलस्वरूप इतना अधिक परिवर्तन आया कि न केवल भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, बल्कि वह दूसरे देशों को भी भोजन यानी कि खाद्यान्न निर्यात करने लगा। इस बड़े परिवर्तन को ही भारत के इतिहास में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको ही अंग्रेजी में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। हरित क्रांति का शाब्दिक अर्थ है खाद्यान्न के मामले में तीव्र उत्पादन। इसके 2 सकारात्मक प्रभाव है। नंबर 1, विशेष रूप से खाद्यान्न के मामले में भारत अब निर्यातक हो गया। अब वो आत्मनिर्भर हो गया और ना केवल वो आत्मनिर्भर हुआ बल्कि उसने दूसरे देशों को अनाज भेजना शुरू कर दिया। दूसरा, इससे भारत में किसानों के परिवारों में, किसानों की आर्थिक स्थिति में समृद्धि हुई और भारत के किसान पहले से अच्छे हो गए। तीसरा, भारत को विदेशों से आय प्राप्त होने लगी, क्योंकि अनाज हम बाहर भेजते थे, उसके बदले हमें पैसा प्राप्त होता था। और विशेष रूप से इसका प्रभाव हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के राज्यों में विशेष रूप से इसका प्रभाव रहा। इसके नकारात्मक प्रभाव हैं, इसका लाभ केवल कुछ अमीर किसानों को ही प्राप्त हुआ, गरीब किसानों का इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, हरित क्रांति का प्रभाव केवल गेहूं, धान और कुछ फसलों पर ही प्राप्त हुआ, दूसरी फसलों पर हरित क्रांति का कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के कुछ अच्छे प्रभाव भी रहे और कुछ बुरे प्रभाव भी रहे। अगला प्रश्न है, सहकारी खेती से आप क्या समझते हैं? खेती का वह रूप जिसमें सभी लोग आपस में एक संस्था बनाकर, एक व्यवस्था बनाकर खेती करते हैं। खेतों पर अलग अलग खेती ना करके सामूहिक रूप से खेती करना, सामूहिक रूप से लागत को आपस में बांट लेना और
उत्पादन होने वाले अनाज को बाजार में बांटना और प्रतिशत के हिसाब से लाभ को आपस में बांट लेना सहकारी खेती कहलाती है। सहकारी खेती खेती करने का एक अच्छा और सरल उपाय है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? ऑपरेशन फ्लड का शाब्दिक अर्थ है दूध या डेयरी उत्पादन में बहुत तेज गति से विकास करना। भारत में दूध और दूध के अन्य उत्पादन में बड़ी कमी थी। सहकारी उत्पादन के माध्यम से कई कंपनी, इसमें कंपनी का नाम है अमूल, इन्होंने एक बड़ा परिवर्तन किया और आसपास एक सहकारी संस्थान स्थापित किए। इस सहकारी संस्थान ने बड़ी गति से दूध के उत्पादन में तीव्रता प्राप्त की। इसको ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से या दूध क्रांति के नाम से जाना जाता है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? वर्गीज कुरियन। भारत में कुल कितनी हरित क्रांतियां आई? भारत में कुल 2 हरित क्रांतियां आई। पहली हरित क्रांति आई 1967 यानी कि 1967 और दूसरी क्रांति आई 1984 यानी कि 1984। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक है एस स्वामीनाथन, यानी कि भारत में हरित क्रांति के प्लाननकर्ता यानी कि योजना बनाने वाले, उसको स्थापित करने वाले कौन थे? एस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में एस स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण का शाब्दिक अर्थ है वे सभी उद्योग जो सरकार के अधीन हैं परंतु वो ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं, उनमें लगातार हानि हो रही है या उनका नियंत्रण भली भांति नहीं हो रहा है, तो ऐसे उद्योग कुछ शेयरों को बांट देना या उन्हें पूरी तरह से किसी निजी संस्थान को बेच देना निजीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्व का एकीकरण। जब किसी एक देश को विश्व के अन्य देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से जोड़ दिया जाता है ताकि सभी देश मिलकर अपना विकास कर सकें, वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के 3 मुख्य आयाम है। नंबर 1, वस्तुओं और सेवाओं का पूरे विश्व में मुक्त प्रवाह। नंबर 2, विश्व में पूंजी का मुक्त प्रवाह। और नंबर 3, मानवीय श्रम यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से एक व्यक्ति अपनी सेवाएं विश्व में कहीं भी दे सकता है, वैश्वीकरण कहलाता है। इसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं और इसे हिंदी में भूमंडलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। कुल मिलाकर जब एक देश के विकास के लिए, ठीक है, एक देश के विकास के लिए, एक देश की स्थिति को सुधारने के लिए उसे विश्व के अन्य देशों के साथ जोड़ दिया जाए, वैश्वीकरण कहलाता है। आज कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, कोई भी देश अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा नहीं कर सकता है। तो एक देश अपनी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए जब अन्य देशों के साथ संबंधों की स्थापना करता है जिसका उद्देश्य अपने आप को आधुनिक बनाना होता है, इसको वैश्वीकरण कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये पाठ पूरा हो गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।